गाजी न्यूज़ चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। किसानों के मूवमेंट ने और सीए मूवमेंट ने ये साफ दर्शा दिया है कि जब मांग सॉलिड हो, जब मांग ठोस हो, तो फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं ने शुरू किया मूवमेंट, मुसलमानों ने किया, दलितों ने किया, किसने किया। सरकार हमारे सवाल का जवाब कहाँ देती है? हम कह रहे हैं सरकार से हमें रोजगार दो, सरकार कह रही है 370 हटा दी। हम कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा दो, सरकार कह रही है राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का महिला की सुरक्षा से क्या लेना देना है? उस आंदोलन में हमारी जीत थी, लेकिन जो हमारे जो काले कानून का बिल है वो वापस ले ले और जितने बच्चे हमारे जेल में हैं उनको छोड़ दे। शाहीन बाग 2 बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे उम्मीद है कि पूरे देश भर से सारे किसान, सारे संगठन हमारा समर्थन करेंगे। हमारी मांग है, उसके मुंह पे कहने तो उसने ये भी बोला था 15 लाख देंगे, क्यों आए हैं आज तक किसी के बैंक में? जो नोटबंदी हुआ, जो 370 कश्मीर में धारा लगाए, फिर हम पे हमला किया, फिर हमसे नहीं हुआ तो फिर किसानों पे भी हमला किया। कुछ हद तक कामयाब हुए थे, क्योंकि यही करना सबसे अच्छी तरह से उनको आता है। 90 साल में आरएसएस का इतिहास बताता है कि विभाजन करना ही उन्होंने अंग्रेजों से जो सीखा था वो सबसे अच्छी तरह से। किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला है। ये इसलिए चला है कि इसलिए नहीं चला है कि सरकार मजबूत है, बल्कि इसलिए चला है कि विपक्ष कमजोर है। अगर हमारा विपक्ष अपनी पूरी परिस्थिति में संसद के अंदर जाता, बायकॉट नहीं करता, हमारा विपक्ष इतना ज्यादा कमजोर है कि वो सरकार के आगे हार मान लेता है। और भी इनसे बातें करना, तो क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो बीजेपी आरएसएस है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है। वो ट्रेनिंग उन लोगों को देते हैं जो कि समाज के अंदर जो सही संवैधानिक चीजें चल रही हैं उनके खिलाफ जो काम करते हैं, जो आतंक का माहौल पैदा करते हैं, जो जनता को सही मांग उठाने पर रोकते हैं, ये उन लोगों को प्रेशर देते हैं और उन लोगों को ही नेता बनाते हैं। अभी किसान आंदोलन में आपने खट्टर जी को सुना कि लाठियां उठा लो, मतलब लाठियां उठाने का पैमाना क्या था कि जितने दिन जेल में रहोगे उतने दिन ही बड़े तुम नेता बनोगे। तो ये तो इन लोगों का एक सिद्धांत है, तो ये इनका सामाजिक समस्याओं से लेना देना कुछ भी नहीं है। और ये बात ये भूल जाएं कि आरएसएस चाहे कितना भी आतंकी संगठन ये क्यों ना बना ले, लेकिन जब देश की जनता लामबंद होगी, जब छात्र मजदूर किसान महिलाएं एकजुट होगी, तो इनकी ये 1 मिनट में के अंदर भी ये लोग नजर नहीं आएंगे, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी। कहाँ हो रहे हैं ज्यादातर लोग उन लोगों के साथ है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी भूल है। देखिए, इस देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो बहुत मजबूत है। छात्र, नौजवान आज जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो किसान आंदोलन है, क्या ये किसानों की बदौलत जीता है? क्या उसमें महिलाओं ने साथ नहीं दिया? क्या छात्रों ने साथ नहीं दिया? क्या उसमें युवाओं ने साथ नहीं दिया? तो एकजुटता होती है, लड़ाई में एकजुटता होती है। लेकिन ये जो सीएए एनआरसी का जो मुद्दा लेकर आए हैं, ये सांप्रदायिक मुद्दा इन लोगों ने बना दिया है। और 2014 से लेकर ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि 1925 से लेकर ये जो जहर घोल रहे थे देश की जनता में, जो सांप्रदायिक जहर घोल रहे थे, ये उसका नतीजा है कि आज हमें ऐसा लगता है कि लोग धर्म के धार्मिक या सांप्रदायिक हो गए हैं, एकजुट नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षित तबका आज भी समाज में मौजूद है, जो कि लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा है कि लोग एकजुट जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। मेरा सवाल भी वही है मैम, जैसे किसान आंदोलन में सब लोग मुखर होकर बोल रहे थे पूरे देश के लोग, ये शाहीन बाग को एक तरह से बना दिया कि मुसलमानों का आंदोलन है, मुसलमान ही प्रोटेस्ट करेंगे। तो यही तो तय हो गया ना। जब शाहीन बाग में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो लोग कहते थे, अरे क्यों जा रहे हो, ये तो मुसलमानों का आंदोलन है, अरे क्यों जा रहे हो, ये तो खत्म हो जाएगा ये आंदोलन, ये जीतेगा नहीं, क्या जरूरत है, पैसे लेकर बैठेंगे। लेकिन आप देखो, जो किसान, मैं भी एक किसान के घर की बेटी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं किसान आंदोलन में थी। वही किसान जो ये कहते थे कि क्यों शाहीन बाग आंदोलन में जा रहे हो, क्यों इस सीएए के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, उनको भी तो सड़कों पे उतरना पड़ा ना, उन्हें भी 2 साल के बाद सड़कों पे उतरना पड़ा। तो आज कोई तबका ऐसा नहीं है जो सड़कों पर नहीं उतरेगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है आंदोलन और संगठित आंदोलन। इसलिए एक हो सकता है हमारे विचार ना मिले आपस में, लेकिन हमें एक बात पर तो विचार मिलाना होगा कि अगर हमारा संविधान ही नहीं रहा, अगर हमारे संविधान के साथ ही खिलवाड़ नहीं रहा, तो इस देश की जनता कैसे बचेगी? तो ये संविधान की लड़ाई है, इसीलिए हमें सबको एकजुट होना होगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं। इस सीएए के खिलाफ सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि ये मार आज हमें मुसलमानों पर लग रही है, लेकिन कल ये हर एक
देश के हर नागरिक के ऊपर ये मार आने वाली है। जिस तरह से चुनाव भी नजदीक है, चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है, एनआरसी का मुद्दा भी उठ रहा है चुनाव में। असुद्दीन वैसे ही बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि डंडे बरसेंगे कानून अगर कोई हाथ में लिया तो चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। देखिए, इनको बोलने दीजिए। ये बोल तो ये भी रहे थे कि किसान आंदोलन कभी वापस नहीं हुए, किसान जो बिल है वो कभी वापस नहीं होंगे, लेकिन कैसे वापस हो गए? इसलिए इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, हमें जनता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोग छिन्न मूल नहीं है। हमारी जड़ें हैं, हमारी जड़ें इस देश के नौजवान जो शहीद हुए हैं वो हमारी जड़ें हैं, उनके साथ हम हैं, उनका खून हमारे इस देश के नौजवानों में दौड़ रहा है। इसलिए हमारा देश का नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र जीतेगा और हर समस्या के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात है, आप मुखर होकर बोलती, लेकिन बहुत सारे लोगों से हम बात करते तो अब पहले ज्यादा डरा महसूस कर रहे हो कि हम कब अंदर चले जाए कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर तो जाना ही होगा ना। दो ही तो चीजें हैं, हमारी जबान बंद तभी होगी, या तो हम जेल में जाएंगे या हम मर जाएंगे, बस। उस आंदोलन में हमारी जीत थी, लेकिन जो हमारे जो काले कानून का बिल है वो वापस ले ले और जितने बच्चे हमारे जेल में हैं उनको छोड़ दे, यही हमारी मांग है। क्या लग रहा है किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा है कि वहीं से ताकत मिली एक बार दोबारा बताया जा रहा है? नहीं, वो किसान आंदोलन से तो था, लेकिन हमारे बीवियों की ताकत है। हम वो हारे नहीं थे। अगर हमारा वो कोरोना की बहाने से नहीं हटाए जाते तो आज भी हम उसके पीछे लड़ते होते। आज भी हम उसी रोड पे ही बैठते, शाहीन बाग पे, और शाहीन बाग को देख के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू हुआ था। ये आपको समझना चाहिए। सरकार तो कह रही है नहीं, प्रदर्शन नहीं होगा। हाँ, प्रोटेस्ट आप लोग करने नहीं दिया जाएगा। अगर वो नहीं लेंगे हम फिर से प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। किसने कहा? ये हमारा जन आंदोलन तो सुनना ही होगा सरकार को, और हम कहीं पे भी प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं। सरकार तो कह रही है कि लागू कहाँ हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। वो कहने से नहीं, वो हमें लिख के दे दे, जो बिल है वापस ले ले, ये हमारी मांग है। उसके मुंह पे कहने तो उसने ये भी बोला था 15 लाख देंगे, क्यों आए हैं आज तक किसी के बैंक में? जो नोटबंदी हुआ, जो 370 कश्मीर में धारा लगाए, फिर हम पे हमला किया, फिर हमसे नहीं हुआ तो फिर किसानों पे भी हमला किया। तो किसानों के साथ हमारी जो जीत हुई है वो बहुत, लेकिन अभी भी MSP हमें लेना है, अभी भी लड़ाई है। किसानों की बात तो सरकार मान गई, लेकिन आप लोग कहा जा रहा था सरकार के लोग। देखिए सर, आप हम नहीं है, ये पूरे भारत का, आपका भी है नागरिकता, क्या आपका नहीं है? पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे जाति का लड़ाई है, और इसमें सबको आनी चाहिए, और फिर से हम लेने के लिए मजबूर करें। कीजिएगा आप जैसे कह रही है कि हम कहीं से भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं, कहाँ से कीजिएगा? वो तो बाद में मीटिंग में होंगे ना। आज हमारे वापस नहीं लेते तो हम कहीं से भी शुरू करेंगे। कहने को क्या है, पाकिस्तानी, वो तो हमें भी बोला था हम आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, वही लागू उन पे भी हुआ था, लेकिन उन्होंने माना तो है ना कि वो किसान के आंदोलन है, तो इसी तरह हमें भी मानेंगे एक दिन। आपको उम्मीद है कि किसानों की तरह? पूरा उम्मीद है। पूरे भारत अभी जाग चुके हैं। मोदी सरकार के कुछ कहने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जब ये आंदोलन चली है, जब ये लड़ाई हुई है देश के लिए, सभी को यही कहा, चाहे 47 में भी यही हुआ था, लेकिन देश आजाद हुआ नहीं हुआ, तो इसी तरह ये भी आजादी हम लेकर रहेंगे। आपने पूछा भी, एक सवाल किया था कि आप लोग कहाँ से आंदोलन चालू करेंगे। आंदोलन की कोई जगह नहीं होती। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम शाहीन बाग से पहले हमने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसमें हमारा देश बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि जो मौजूदा सरकार है किसी को आतंकवादी कह रही है, किसी को खालिस्तानी कह रही है, ये सरकार तो पहले शाहीन बाग पे आंदोलन इल्ज़ाम लगा रही थी कि 500 रुपये लेकर महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या ऐसा था? नहीं था। ये सरकार सिर्फ बदनाम करना चाहती है, और ये सिर्फ शाहीन बाग को और किसान आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहती है, पूरे भारत को बदनाम करना चाहती है। आज आप भारत की छवि देखिए, खास करके आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया की आप देख लीजिए। अभी यूएई की जो प्रिंस, उन्होंने आपको उसको सुधीर चौधरी जी को अपने मना कर दिया, तो इसमें किसका लॉस हो रहा है? पूरे भारत का लॉस हो रहा है। आप एक मीडिया बंधु हैं, आप खुद देखिए किसका लॉस हो रहा है।
तो मैं आप लोगों को फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सच दिखाते हो। भारत को जो मीडिया है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो लोग हैं जो भारत को बचाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो भारत में मौजूदा सरकार है उसको बचाना चाहते हैं। तो आप लोगों को तय करना है कि आप किसको बचाना चाहते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह सरकार तो किसान कानून वापस कर ली, 1 साल आंदोलन चला है, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन भी चला था, पूरे जोर शोर से चला था। शाहीन बाग आंदोलन जो हमने 101 दिन किया था, किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला है। ये इसलिए चला है कि इसलिए नहीं चला कि सरकार मजबूत है, बल्कि इसलिए चला कि विपक्ष कमजोर है। अगर हमारा विपक्ष अपनी पूरी परिस्थिति में संसद के अंदर जाता, बायकॉट नहीं करता, हमारा विपक्ष इतना ज्यादा कमजोर है कि वो सरकार के आगे हार मान लेता है। पिछले 7 साल में आप देखिए क्या हुआ। सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सभी नागरिकों को 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या मिला? नहीं मिला। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। आज आप सरकार से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, वो कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया। इससे हमें क्या मतलब? हम भारत के युवा, हमें रोजगार चाहिए। हमें 370 से मतलब नहीं है, हमें राम मंदिर से मतलब नहीं है, हमें अपने रोजगार से मतलब है। सरकार हमें जवाब ही नहीं देती सीधा। सर, तो वही जनता ही ने उनको वोट करती है, तो उन्हें राम मंदिर चाहिए, उन्हें 370 चाहिए। कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सभी नागरिकों को 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या मिला? नहीं मिला। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। आज आप सरकार से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, वो कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया। इससे हमें क्या मतलब? हम भारत के युवा, हमें रोजगार चाहिए। हमें 370 से मतलब नहीं है, हमें राम मंदिर से मतलब नहीं है, हमें अपने रोजगार से मतलब है। सरकार हमें जवाब ही नहीं देती सीधा। सर, तो वही जनता ही ने उनको वोट करती है, तो उन्हें राम मंदिर चाहिए, उन्हें 370 चाहिए। जनता वोट देती है, बिल्कुल ठीक बात है, लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र ये भी है कि हम अपना सवाल भी तो कर सकते हैं सरकार से। सरकार हमारे सवाल का जवाब कहाँ देती है? हम कह रहे हैं सरकार से हमें रोजगार दो, सरकार कह रही है 370 हटा दी। हम कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा दो, सरकार कह रही है राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का महिला की सुरक्षा से क्या लेना देना है? नहीं, लेकिन आप जैसे समझदारी से बात कर रहे हैं, सब ऐसे नहीं बात कर रहे। लोग तो खुश है ना सर राम मंदिर का। देखिए, वो इसलिए खुश हैं क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं। जमीन पर देखिए हकीकत क्या है। हकीकत ये कि इतनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है, इतने भारत में इससे ज्यादा फकीर हैं। आप देखिए, हकीकत है ये। आप चले जाइए रेड लाइट पर, आप अपनी गाड़ी रोकेंगे, 5 फकीर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? है गरीबी है इस देश में बहुत बड़ा। ये बेसिक सवाल है, सरकार को इस पर थोड़ा समझना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ठीक है, 2 साल हो गए आंदोलन के, बहुत लोगों पे UAPA लगा है, NS लगा है। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, असल में क्या है, अभी लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। ये सरकार हर उस इंसान के खिलाफ है, हर उस नागरिक के खिलाफ है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब मुसलमानों के खिलाफ है, ये गलत फहमी है। नहीं, लेकिन बना दिया गया था ना कि मुसलमानों का आंदोलन। देखिए, मुसलमानों का आंदोलन नहीं था वो। आप देख लिए, यहाँ पर सारे मुसलमान नहीं है, वहाँ पर मुसलमान नहीं है, ये सभी लोग मुसलमान नहीं है। ये लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर पर। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का। वहाँ पर भी आपने देखो पूजा पाठ हुआ था, हनुमान चालीसवां शाहीन बाग के अंदर पढ़ा गया था। तो आपको और कैसे सारी चीजें बताई जाएं? नहीं, लेकिन लोगों के अंदर जो छवि बैठाई गई, वो तो कहा गया कि ये मुसलमानों का आंदोलन, बस मुस्लिम कर रहे हैं ना। मुसलमानों का आंदोलन नहीं था इसमें। जो सरकार ने जो अपना नियम बनाया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भारत में लाया जाएगा। हम कह रहे हैं लाइए, लेकिन जो पहले से भूखे हैं उनको तो रोटी खिलाइए। आप उनको कैसे रोटी खिलाओगे? आप मुझे बताइए। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ सरकार को। आप हमारे सवाल को पाकिस्तान पे फॉरवर्ड कर देते हो। पाकिस्तान की जितनी आबादी है इसके 2 गुना तो यहाँ पर फकीर हैं। तो जो यहाँ पर फकीर है पहले उनको तो रोटी खिलाइए। उनको लाकर क्या करोगे आप? क्या उम्मीद है आपको, जिस तरह से किसान आंदोलन वापस हुआ, आप लोग देखिए, हमने शाहीन बाग ने किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया है। हमें उम्मीद है जिस तरह से हम आंदोलन करेंगे, शाहीन बाग 2 बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे उम्मीद है कि पूरे देश भर से सारे किसान, सारे संगठन हमारा समर्थन करेंगे। सर, 2 साल हो गए शाहीन बाग आंदोलन के। सर, आज जो वर्षी मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? शाहीन बाग आंदोलन एक अद्भुत आंदोलन था। एंटी CA, एंटी NRC मूवमेंट एक अद्भुत आंदोलन इसलिए था कि इससे पहले आज़ाद हिंदुस्तान में शहरियत के अधिकार के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता। हमको बहुत सारे मूवमेंट, JP मूवमेंट दिखाई देता है, अभी किसानों का मूवमेंट दिखाई देता है, पर शहरियत के ऊपर, जिसने शहरियत की परिभाषा के ऊपर बहस देश के अंदर, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता। हमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता जिसमें इतने बड़े लार्ज लेवल के ऊपर संविधान का प्रिएम्बल पढ़ा गया
और खाली पढ़ा नहीं गया, संविधान में जो हमें मानव अधिकार दिए हैं वो डिस्कस किए। हमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई देता जिसमें लेखकों ने, शायरों ने, म्यूजिशियंस ने, आर्टिस्ट ने इतने बड़े लेवल के ऊपर कभी हिंदुस्तान में पार्टिसिपेट किया। हमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता जिसमें महिलाओं ने, बूढ़ियों ने, नौजवान महिलाओं ने, बच्चियों ने सड़कों पर उतर करके रातें गुजारी। सर ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि सर इसको मुस्लिम आ रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई मूवमेंट सन 47 के बाद नहीं मालूम जिसमें अल्पसंख्यकों ने, खास तौर से मुसलमानों ने किसी सेक्युलर मुद्दे के ऊपर सड़कों पे उतर के एजिटेशन किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मुसलमानों ने खास तौर से सन 47 के बाद हमारे देश के अंदर अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। जो बनाने की कोशिशें हुई वो नाकाम थी। मुसलमानों ने अपने सारे सेक्युलर मुद्दे सेक्युलर पार्टियों के हाथ में सौंप दिए। हमें दिखाई देता है कि मुसलमान उतरते थे तो वो रिलीजियस डिमांड्स को लेकर के। ये अमित शाह की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुसलमानों को इतना कॉर्नर की तरफ पुश किया कि मुसलमान इकट्ठा होकर के न सिर्फ अगुवाई में उतरा बल्कि सेक्युलर मुद्दों के ऊपर उसने बहस की इस देश की, और उनमें हर मुद्दा शामिल था, बेरोजगारी से लेकर के महिलाओं की सुरक्षा तक के मुद्दे डिस्कस किए। सर उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, फिर से ये मुद्दा बार बार गरमा रहा है, क्या लग रहा है किस प्रकार देखते हैं चीजों को? देखिए, उन्होंने जिस तरह से किसानों के ऊपर बाद में इल्जाम लगाए वैसे ही इल्जाम सीए एनआरसी मूवमेंट के ऊपर लगाए थे। कुछ हद तक कामयाब हुए थे क्योंकि यही करना सबसे अच्छी तरह से उनको आता है। 90 साल में आरएसएस का इतिहास बताता है कि विभाजन करना ही उन्होंने अंग्रेजों से जो सीखा था वो सबसे अच्छी तरह से। उन्हें ये मालूम है कि यूपी के इलेक्शन में अगर दरवाजे बंद हुए तो 2024 के दरवाजे भी बंद हैं उनके। इसलिए किसानों का तो उन्होंने मूवमेंट वापस लेने के लिए माफी मांग के हाथ जोड़ के उन्हें घर भेज दिया। अब क्या बचता है उनके पास? अब सिर्फ ये बचता है उनके पास कि फिर से हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान इसकी राजनीति करें, जो हमें मोदी के भाषणों में दिखाई दे रही है, जो हमें योगी के भाषणों में दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में 85% वर्ग जो SC ST OBC और माइनॉरिटियों ने कहीं ना कहीं चुनने को सरकारों को तैयार किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के अधिकार को छीना जा रहा है। किस प्रकार देखते हैं? मेरा मानना यह है कि आज किसानों के मूवमेंट ने और सीए मूवमेंट ने ये साफ दर्शा दिया है कि जब मांग सॉलिड हो, जब मांग ठोस हो, तो फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं ने शुरू किया मूवमेंट, मुसलमानों ने किया, दलितों ने किया, किसने किया। आज त्रस्त है पूरी जनता और खास तौर से नौजवान अपने भविष्य को लेकर के इस देश के अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि यूपी में वो कितनी भी कोशिश इस बार कर ले, आपस में लड़वाने की जनता लड़ने को तैयार नहीं है, वरना वो अब तक दंगे करवा चुके हैं। नहीं हो पा रहा है उनसे, इसलिए वो बार बार भाषणों में ही सवाल उठा रहे हैं। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।